अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज। लेंसेज बेसिकली हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे होते हैं, कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, वो उसकी एप्लीकेशंस आ जाती है। जैसे कि हम लेंसेज को बहुत सारे एरियाज़ में यूज़ करते हैं, लाइक हम साइंस में, मेडिसिन में, फोटोग्राफी में भी, इवन तो आइज़ में भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो हर जगह लेंस का यूज़ हो रहा होता है। दे आर फाउंड इन आई ग्लासेस में भी ये होते हैं, कैमराज में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, हर जगह जो है ये लेंसेज ही होते हैं। कैमराज में किस तरह से कि वो लाइट को फोकस करते हैं और फिर इमेज को मतलब फ़ोटो बनाते हैं। तो उसके बाद आती है माइक्रोस्कोप्स में। माइक्रोस्कोप्स में हम देखने के लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, तो यहाँ पे मैंने टाइनी ऑब्जेक्ट्स आएगा, ठीक है। तो हम टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप को हम जब दूर के ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हम स्टार्स और प्लैनेट्स को, या ईद पे जो चांद निकलता है उसको टेलीस्कोप के ज़रिए बेसिकली देखा जाता है। तो हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए टेलीस्कोप में लेंसेज का यूज़ करते हैं। फिर सब कॉमनली एप्लीकेशन है कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने देखा होगा एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ऐसे करके होता है जो इसका एक, तो ये इसमें जो ग्लास यूज़ होता है वो मैग्नीफाई वाला यूज़ होता है, लेंस होता है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट बड़ा नज़र आता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक नीचे चूंटी को देखना चाहूँ तो मुझे बड़ी नज़र आएगी। तो इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अपीयर लार्जर। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कन्वेक्स लेंस। इसमें बेसिकली सिंगल कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, मतलब कि सिंगल और कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। अब हमने ये लेक्चर पूरा पढ़ा हुआ है कि जब इमेज बनती है, लेंस के ज़रिए इमेज बनती है, तो वो इमेज किस तरह की बनेगी वो डिपेंड करेगा कि हमने ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखा था, ठीक है। मतलब ये लेंस पढ़ा हुआ है, मैंने ऑब्जेक्ट को इसके करीब रखा है, दूर रखा है, हमने देखा था, हमने एक F2F पे रख के देखा, हमने इनके यहाँ F होता है इसके दरमियान रख के देखा, फिर हमने F पे भी रख के देखा। तो हमें पता है कि हर किस तरह की इमेजेस बनती हैं। तो वो थोड़ी सी चीज़ें आपने याद करनी है। तो अगर हमें देखो, मैग्नीफाई का मकसद ही क्या है कि इमेज को बड़ा दिखाना। तो हम इसको ऐसे ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकल डिस्टेंस, ये फोकल है, इससे भी कम डिस्टेंस पे, क्योंकि हमें याद है कि जब हम फोकल डिस्टेंस से कम पे रखते हैं तो हमें बड़ा इमेज नज़र आता है, ठीक, और सीधा भी नज़र आता है, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि मुझे बिल्कुल इमेज जैसा है वैसे उल्टा ना नज़र आए, मतलब मुझे जैसा है उसी इस तरह, मतलब मैंने अगर अपना एरो, ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा, मुझे इसी तरह सीधा ही नज़र आए, ये ना हो कि एरो उल्टा नज़र आए, सीधा ही नज़र आए लेकिन बड़ा नज़र आए। तो मैं क्या करूँगी, अपने ऑब्जेक्ट को फोकल डिस्टेंस, मतलब फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे रख दूँगी। तो जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड क्लोज टू लेंस एट डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, तो लेंस प्रोड्यूस करेगा एक वर्चुअल और अपराइट और इन लार्ज इमेज। सो डेट्स वाई इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स लुक्स बिगर। इसलिए हमें इमेजेस जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के बड़े नज़र आते हैं। टू यूज़ मैग्नीफाइंग ग्लास वी हैव टू टेक केयर ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। ऐसे नहीं है कि हम ये स्टेप्स जो है वो फॉलो नहीं करेंगे तो हमें इसी तरह का बड़ा ऑब्जेक्ट ही नज़र आएगा। तो प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द लेंस, एक तो आपने उस जो है वो क्लोज़र रखना है, देन इट्स फोकल लेंथ लेस देन इट्स फोकल लेंथ, और उसकी फोकल लेंथ से भी कम रखना है। उसके बाद आपने अपना मैग्नीफाई ग्लास जो है ऑब्जेक्ट पे रख दो। तो मूव द लेंस क्लोजर और फर्दर, उसके बाद लेंस को ऐसे ऊपर नीचे मूव भी करवाओ, अंटिल द इमेज बिकम्स क्लियर, जब तक आपको इमेज क्लियर ना नज़र आ जाए। तीसरा फैक्टर आ जाता है व्यूइंग। तो लुक थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस टू सी क्लियर इन लार्ज और अपराइट इमेज। अब अगर आपको ये याद होगा कि इस तरह से अगर हम फोकल लेंथ से कम पे आप इमेज बना लेना, कम पे रखते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये तो हमें पता है कि लाइट की जो रेज़ हैं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर से आएगी, फोकल लेंथ से गुजर के जाएगी और एक ओ से गुजर के चली जाती है। फिर ये दोनों कहीं पर मीट नहीं कर रही, लेकिन इमेज बनने के लिए मीट करना ज़रूरी है। तो हम इनकी इमेजिनरी लाइंस को पीछे ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं और इमेज 2F पे जाके एक बड़ा इमेज जो है, मतलब छोटा सा एरो रखा था और उसी शेप में सीधा ही मिल रहा है लेकिन बड़ा इमेज मिल रहा है। उसके बाद अगला टॉपिक है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म कैसे होती है। कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन पास थ्रू प्रिज्म आर कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बेसिकली आपको पता है कि जब प्रिज्म होता है, प्रिज्म आपने अपनी लैब्स में भी देखा होगा, एक ग्लास होता है ट्रायंगल के पीस का, जब उसमें से वाइट लाइट पास करती है, मतलब हम ये कहते हैं कि ये प्रिज्म पड़ा हुआ ऐसे ट्रायंगल सा पीस होता है, जब इसमें से लाइट पास करती है, इस लाइट को ही बेसिकली वाइट लाइट बोला जाता है। मतलब हमारे जो इर्द गिर्द लाइट है ना वो वाइट लाइट है। ये वाइट लाइट जब इस प्रिज्म से पास करती है तो वो उसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देती है, जैसे रेनबो के कलर्स होते हैं। अब आपने देखा कि प्रिज्म पड़ा हुआ है, उसमें से लाइट आई, लाइट जब इसमें से गुजरी तो वो 7 कलर्स में डिवाइड होगी। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं ना, इसमें भी 7 होंगे। अब अगर आप प्रिज्म को देखो तो इसकी ये जो नीचे वाली चीज़ है, जो बेस है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की बेस होती है इसकी। दूसरा ये पॉइंट है कि देखो ये लाइट सीधी आ रही थी, अब लाइट ऐसे आ रही थी लेकिन ऐसे बेंड हो गई और इधर बेंड होंगी, तो बेंडिंग को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो अगर आपसे कोई वर्किंग प्रिंसिपल पूछे प्रिज्म का तो आपने कहना है रिफ्रैक्शन।
ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली। प्रिज्म जो होता है ग्लास मेड विद रेक्टेंगुलर बेस होती है और ट्रायंगुलर इसकी साइड्स, ऊपर रेक्टेंगल की ऐसी बेस होती है और ऊपर जो साइड्स हैं वो सारी ट्रायंगल की बनी होती हैं। फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है कि ये रिफ्रैक्शन है। फिर वर्किंग अगर हम देखते हैं कि वाइट लाइट फॉल फ्रॉम एयर टू प्रिज्म, मतलब होता क्या है कि बेसिकली ये है प्रिज्म, यहाँ से लाइट आई। अब लाइट जो है वो इधर इधर क्या है, एयर है। अब ये एयर है, एयर क्या होता है, रेयर मीडियम होता है। जब लाइट एयर से अंदर जो है ग्लास है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लास से मिलकर बना हुआ है, तो ग्लास क्या होता है, डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में चली गई तो उसमें क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं कि उसमें स्पीड कम हो जाती है, रेयर में स्पीड क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि पार्टिकल्स खुले खुले होते हैं। तो लाइट आती है, उसके इर्द गिर्द उसको टकराने, उसके कोई पार्टिकल्स नहीं मिलते जो उसे टकराएं, क्योंकि वो खुले खुले होते हैं। तो लाइट की स्पीड जो होती है तेज़ होती है, ठीक है, लाइट की स्पीड क्या होती है, तेज़ होती है। लेकिन जैसे ही वो ग्लास में आ जाती है तो ग्लास में पार्टिकल्स तंग तंग होते हैं, तो लाइट जब गुजरती है तो उसके रास्ते में ना पार्टिकल्स ही आ जाते हैं जो उसे टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट है उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम लाइट की स्पीड कम हो जाती है तो वो स्पीड से रही होती है, लेकिन स्पीड कम हो जाती है तो वो इस तरह से मुड़ जाती है, ठीक है, ऐसे मुड़ जाती है लाइट, या इधर बेंड हो जाए, मतलब इस तरह से बेंड हो जाती है। ये जिसने पढ़ा हुआ है, जिसको समझ है कि जब रिफ्रैक्शन का लेक्चर लिया है तो उसको समझ आ रही होगी बात। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप रिफ्रैक्शन का पहले लेक्चर ले लो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल बिकॉज स्पीड कम हो रही होती है व्हेन लाइट फॉल फ्रॉम प्रिज्म टू एयर। उसके बाद अगर आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके समझाती हूँ। ये क्या है, प्रिज्म पड़ा हुआ है, लाइट आ रही है, जब लाइट यहाँ से आ रही है तो ये क्या है, एयर। और प्रिज्म किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लास से मिलकर बना हुआ है। एयर को हम क्या बोलते हैं, रेयर, और जो ग्लास होता है उसको हम बोलते हैं डेंसर। डेंसर मीडियम है। रेयर में पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, खुले खुले। डेंसर में पार्टिकल्स क्या होते हैं, तंग 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 होते हैं। तो लाइट जब इधर से आती है तो उसके रास्ते में कोई भी पार्टिकल्स नहीं है ना जो उसको तंग करे, तो उधर से स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड तेज़ होती है। लेकिन अगर आप देखो, इसमें आएगी, ये पार्टिकल इसको तंग करेगा, फिर इधर से रास्ता बनाएगी, इधर से जाएगी, तो स्पीड उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जैसे ही लाइट रेयर में उसकी स्पीड तेज़ थी, जैसे ही वो डेंसर में एंटर हुई तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, थोड़ी सी बेंड कर जाती है ऐसे। फिर दोबारा से, अब यहाँ पर क्या है, डेंसर मीडियम है, अब उसने बाहर जाना है तो बाहर क्या, एयर। तो डेंसर से एयर में जाएगी तो फिर स्पीड तेज़ हो जाती है, इसलिए वो अब इस तरफ बेंड कर जाती है। फिर ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो बेसिकली मैंने इस चीज़ को लिखा है कि व्हेन लाइट फॉल फ्रॉम एयर टू प्रिज्म तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसकी स्पीड कम हो जाती है। व्हेन लाइट फॉल फ्रॉम, जब प्रिज्म से दोबारा एयर में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी और इसकी स्पीड तब बढ़ जाती है। फिर मैकेनिज्म क्या है कि व्हेन लाइट गोज थ्रू प्रिज्म इट ब्रेक्स 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे रेनबो होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाइट लाइट के अंदर ही बेसिकली बहुत से सारे कलर्स होते हैं। जो लाइट हमारे पास आती है ना वो वाइट लाइट होती है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वाइट लाइट है उसमें कोई कलर। वाइट लाइट जो होता है सारे कलर्स का मिक्सचर होता है, इसमें रेड है, पर्पल है, जो भी ग्रीन है, मतलब जो 7 कलर्स होते हैं उन सब का मिक्सचर बनाओ तो वाइट लाइट बनती है। फिर जब ये वाइट लाइट जिसके अंदर सारा मिक्सचर है इसमें गुजरती है तो वो सारी डिवाइड हो जाती है। वाइट लाइट जिसका ये मिक्सचर थी इसीलिए वो फैल जाती है। अच्छा, यहाँ से ना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रिज्म में बेंडिंग तो होती है लेकिन वो बेंड डिफरेंट अमाउंट में देती है। जैसे आपने देखा होगा कि नीचे रेड होता है, फिर ऊपर सबसे आई थिंक ब्लू होता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस तरह से बेंडिंग होती है। तो कुछ लाइट बहुत ज़्यादा बेंड हो रही होती है, कुछ बहुत कम हो रही होती है। और ये स्पेसिफिक है कि नीचे रेड होगी, इसी तरह कलर्स चलते जाएंगे। सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बताया। नीचे जो होती है वो वायलेट होती है और ऊपर सबसे ज़्यादा रेड होती है। तो रेड है, ऑरेंज है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन। बेसिकली आप इसको कैसे याद करते हो, वेब ग्योर से, वेब ग्योर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये वेब ग्योर होता है और आपने इस तरह से ऊपर जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इस तरह से गलत किया तो आपने वेब ग्योर लिख लेना, उसके बाद अपनी कलर्स कर लेना। अच्छा, अब देखो सबसे ज़्यादा ये बेंड हुई है, फिर ये इससे बेंड होंगी ना, बेंड होकर आती है, मुझसे डायग्राम बन नहीं रही। फिर रेड लाइट जो होती है सबसे तकरीबन स्ट्रेट ही रहती है, थोड़ी सी बेंड होती है। अगर आप यहाँ पर देखो तो रेड लाइट जो सबसे ऊपर है उस सबसे कम बेंडिंग हुई है, जो सबसे नीचे है उसमें सबसे ज़्यादा बेंडिंग हुई है। ऐसा क्यों हुआ, ये रीज़न इंपॉर्टेंट है। देखो आपके पास जो फॉर्मूला होता है ना वो इक्वल होता है n=c/v रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब यहाँ पे मैं अगर v की वैल्यू डालूँ तो क्या होगी, n/f लैम्डा। तो आपने देखा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेसिकली वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे जो रेड लाइट होती है और वायलेट लाइट होती है, इसमें जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी होती है और जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ जो है वो छोटी होती है।
तो अगर उसकी वेवलेंथ छोटी है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे ज़्यादा, इसलिए वो सबसे ज़्यादा बेंड होती है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेंड होती है क्योंकि बिकॉज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है और उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। जो रेड लाइट है उसका अगर हम देखते हैं तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है, इसीलिए ये बेंड भी कम होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।